जय भीम साथियों। अक्सर पूरा देश यह कहता है कि भारतीय संविधान को भीमराव अंबेडकर ने लिखा, लेकिन जैसे ही यह बात सामने आती है, कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि जब संविधान सभा में सैकड़ों सदस्य मौजूद थे, कई समितियां बनाई गई थीं और इतने बड़े बड़े नेता और विद्वान इस प्रक्रिया का हिस्सा थे, तो फिर आखिर क्यों सबसे ज्यादा श्रेय बाबा साहब को ही दिया जाता है? क्या बाकी 388 सदस्य सिर्फ बैठे रहे थे या उन्होंने भी कोई भूमिका निभाई थी? और अगर निभाई थी तो फिर इतिहास में उनका नाम उतनी मजबूती से क्यों नहीं लिया जाता? इन सभी सवालों का जवाब तभी समझ में आता है जब हम इस पूरे इतिहास को गहराई से और सही तथ्यों के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को समझना होगा, क्योंकि बिना उस दौर को समझे हम इस सवाल का सही उत्तर नहीं निकाल सकते। उस समय भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन देश को चलाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत थी, और यही व्यवस्था संविधान के रूप में तैयार की जानी थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। उस समय कुल 389 सदस्य थे, लेकिन देश के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी बनाए गए। वहीं संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव को नियुक्त किया गया था। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान को शब्द दर शब्द लिखने का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका काम अलग अलग विषयों पर चर्चा करना, सुझाव देना और देश के भविष्य के लिए सही दिशा तय करना था। संविधान निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गई थीं, जैसे मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, अल्पसंख्यक समिति, नियम समिति और अन्य महत्वपूर्ण समितियां। इन सभी समितियों का काम अपने अपने क्षेत्र में सुझाव देना था, लेकिन इन सभी सुझावों को एक संगठित, कानूनी और स्पष्ट रूप में ढालने का काम एक ही समिति के पास था, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अंबेडकर। अब अगर हम सिर्फ नामों को देखें तो लगता है कि यह काम 7 लोगों ने मिलकर किया होगा, लेकिन जब हम वास्तविक स्थिति को देखते हैं तो पता चलता है कि समय के साथ इस समिति के कई सदस्य सक्रिय नहीं रह पाए। B.L. मित्र ने इस्तीफा दे दिया, D.P. खेतान का निधन हो गया और उनकी जगह बाद में T.T. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया, लेकिन वे भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं रह सके। इसी तरह N. गोपालस्वामी अयंगर कश्मीर से जुड़े कार्यों में व्यस्त थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय नहीं रह पाए और K. मुंशी को अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों में लगाया गया। इस प्रकार धीरे धीरे पूरा भार लगभग अकेले भीमराव अंबेडकर पर आ गया। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि संविधान बनाना केवल लिखने का काम नहीं था। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें देश के हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखना था और साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि कानून सभी के लिए समान हो, किसी के साथ अन्याय ना हो और देश एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। यह संतुलन बनाना बहुत कठिन था, लेकिन बाबा साहब ने इसे संभव किया। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उनकी अच्छाइयों को समझा और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उन्हें ढाला। यही कारण है कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और प्रभावशाली संविधानों में गिना जाता है। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को इसे अंतिम रूप दिया गया। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हो गया। अब एक और सवाल उठता है कि बाबा साहब को ही यह जिम्मेदारी क्यों दी गई, जबकि उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य बड़े नेता मौजूद थे। इसका उत्तर उनकी योग्यता में छिपा है। बाबा साहब एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। उन्होंने विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और कानून की गहरी समझ रखते थे। यही कारण था कि उन्हें इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। संविधान सभा के सदस्य T.T.
कृष्णमाचारी ने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अधिकांश सदस्य किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं थे और इस पूरे कार्य का मुख्य भार भीमराव अंबेडकर ने उठाया। यह केवल एक सामान्य बयान नहीं था, बल्कि उस समय की वास्तविक स्थिति का प्रमाण था। इसी तरह राजेंद्र प्रसाद ने भी बाबा साहब के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा है और वे पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस कार्य में बाबा साहब का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। अब अगर हम इस पूरी कहानी को समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि संविधान निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया जरूर थी, लेकिन उसे दिशा देने, उसे अंतिम रूप देने और उसे एक मजबूत ढांचे में ढालने का काम भीमराव अंबेडकर ने किया। और यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो दोस्तों, यह केवल इतिहास नहीं है, बल्कि एक सीख है कि जब जिम्मेदारी आती है तो उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाना ही किसी व्यक्ति को महान बनाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।